हर एक जनरेशन में कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल या सोशल लीडर्स होते हैं जिनको कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत इंटेंसली नापसंद करते हैं। इंडिपेंडेंस के समय पर वीर सावरकर एक ऐसे कंट्रोवर्शियल फिगर थे जिन्होंने एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंटी अंधविश्वास, हिंदुत्व और हिंदू यूनिटी को प्रमोट किया था। इसके लिए वो दशकों तक कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन आज उनकी आइडियोलॉजी और उनके आइडियाज को काफी वाइड एक्सेप्टेंस मिल गई है। 90s और 2000s के दशक में मोदी आए, वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल थे। आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को तीन Is it going where I think it is going? क्या ये सजेस्ट करने वाला है कि जिस तरह शुरू में ये कंट्रोवर्शियल हुआ करते थे बट फिर आगे चल के पॉपुलर हुए, वैसे ही कंगना की भी सेम ट्रेजेक्ट्री है कि वो अभी कंट्रोवर्शियल है बट आगे चल के पॉपुलर हो जाएगी। लेट्स सी वेरी गुड। हिस्सों में बांटा है। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। लेकिन वो इतने पॉपुलर हो गए कि 3 बार देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर 2010s में आए योगी। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ईसाई बनकर के आ जाता है, तब उसको आप फादर और मदर कह करके, कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है और कभी फादर के नाम पर जगह जगह हिंदुओं को दफनाने की साजिश का हिस्सा बनता है। यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद होना चाहिए। लेकिन ये भी इतने पॉपुलर निकले कि 2 बार ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और आज पीएम कैंडिडेट की तरह भी देखे जा रहे हैं। लेकिन हर एक मोदी, योगी और वीर सावरकर की तरह प्रवीण तोगड़िया और साध्वी प्रज्ञा जैसे लीडर्स भी होते हैं जो कंट्रोवर्शियल तो हैं लेकिन मेन स्ट्रीम लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाते। उल्टा साध्वी प्रज्ञा तो कुछ केसेस में बीजेपी के लिए सरदर्द बन गई हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे so it is not going there, it is going in opposite direction कि ये भी प्रॉब्लम खड़ा करेगी। नाथुराम गोडसे की तारीफ कर दी थी एलिजिडली और सजेस्ट किया था कि गौमूत्र से कोविड ठीक हो सकता है। अब ये सुन के वही रिएक्शन होगा जो प्राइड परेड में क्वीयर्स और पैलेस्टाइन का साइन देखकर होता है। तो आज भी बीजेपी में एक और कंट्रोवर्शियल लीडर का राइज हो रहा है, कंगना रनावत। आपने क्या दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं? तो ये तो बात सच है। जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। दिस इज अ वेरी फनी रिमार्क। वो बोलती है बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो, इतना घटिया सोचते कैसे हो? तो आई थॉट दैट वाज फनी एटलीस्ट, और शी थॉट ऑफ इट ऑन हर फीट। मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिक जाते हो। Like how Karan mocked me on IFA stage and called me, you know, sort of on nepotism, and as he said I'm jobless and I'm looking for a job from him or something like that. I mean, look at my talent and look at your movies. I mean, really. जो कई सालों से अपने कंट्रोवर्सीज के लिए ये मुझे लगता है कंगना थग लाइफ वीडियो से क्लिप्स निकाल के लगाती है। न्यूज में रही हैं। अब वो एक इलेक्टेड बीजेपी एमपी भी हैं जिनके स्टेटमेंट से बीजेपी अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। Interestingly, the BJP has now reacted, distancing itself from Kangana's remarks. In fact, the BJP in a statement has said that instructions have gone across to Kangana Ranaut that she is not authorized to make a statement on behalf of the party. तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कंगना रनावत के बारे में, वो क्यों इतनी कंट्रोवर्शियल फिगर हैं और क्या कंगना रनावत बीजेपी के लिए अगली मोदी या योगी साबित होंगी या एक और सरदर्द। दिस इज अ 2 days ओल्ड वीडियो, तो आई गेस इसको आने में भी अभी 1 दिन और लग जाएगा। तो आफ्टर दिस वीडियो हैज़ कम, उसके बाद ये न्यूज़ आई है कि कंगना की जो मूवी है इट इज़ गोइंग टू गेट डिलेड क्योंकि सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है एंड कुछ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो द न्यूज़ हैज़ कम आफ्टरवर्ड्स, तो आई थिंक वो न्यूज़ ये कवर नहीं करेंगे। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो कंगना रनावत की कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने के पहले जरा कंगना रनावत के बारे में जानते हैं। वो सूरजपुर नाम के हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर से आती हैं। कंगना हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर भामला से हैं, जिसे अब सूरजपुर कहा जाता है। ये हिमाचल के ही मंडी जिले का हिस्सा है। कंगना एक राजपूत परिवार से नाता रखती हैं। माता का नाम आशा रनावत जो कि एक स्कूल टीचर रही और पिता अमरदीप रनावत जो कि एक व्यापारी हैं।
एक यंग एज से ही उन्होंने रिबेलियस और अनकन्वेंशनल नेचर शो किया था, क्योंकि उनकी बहन के ऊपर एक आदमी ने एसिड अटैक किया था जब उसने उस आदमी को ना बोला था। स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद कंगना रनावत अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचरस करना चाहती थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के विशेस के अगेंस्ट जाकर दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां पर उन्होंने कुछ समय के लिए मॉडलिंग की। लेकिन मॉडलिंग से जो उनका एक क्रिएटिव कीड़ा था वो शांत नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग करना चाहती हैं। उन्होंने दिल्ली में फिर एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गई। और मुंबई शिफ्ट होने के बाद कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स की तरह उनको भी इनिशियली अपने करियर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उनको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही। उन्होंने अपनी अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में कहा कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में शुरुआत किया था तो लोग उनको एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे। इंडस्ट्री के लोग उनसे ऐसा बर्ताव करते थे कि ये तो भाई बात करने के लायक भी नहीं है, एक अनवांटेड ऑब्जेक्ट की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था उनके मुताबिक। लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उनका ब्रेक थ्रू। But come on, she was really pretty. So girls sometimes have that privilege of looking pretty. तो इस वजह से they get to have a lot of things. But I don't know how it is in the Mumbai industry, क्योंकि वहाँ पे तो सभी everyone is pretty, right? तो सभी सुंदर सुंदर लोग ही हैं। तो I don't know how it is there. But here, like, girls do have a privilege if they're pretty. But of course, then they also become a target. So it goes both ways. तब आया जब अनुराग बासु नाम के एक फिल्म मेकर ने उन्हें एक कैफे में स्पॉट किया और अपनी फिल्म गैंगस्टर में उनको एज ए लीड कास्ट किया। इस फिल्म के बाद कंगना को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। I love Anurag Basu. He makes mind-blowing movies. Barfi, Jagga Jasoos, Ludo. These are the ones that come to mind. बाकी और भी हैं, you can check it out. But these three are my favorite. फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यू। उसके बाद से उन्होंने काफी इंटेंस परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो लम्हे फिल्म में, लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म में और खासकर फैशन में। Is that Chirag Paswan? I don't know. जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और ना सिर्फ उन्होंने क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में की हैं, बट उन्होंने काफी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में भी की हैं, जैसे तन्नू वेड्स मनु और तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स, एज वेल एज क्वीन, जो 12 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, लेकिन उसने 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाए थे। और अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए कंगना को 4 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 3 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स और जी सिने, सीमा और प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई ये एक इतनी अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस है, तो ये इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है? वेल, इनकी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी से शुरुआत करते हैं। अभी जल्द ही कंगना रनावत की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है इमरजेंसी। इस मूवी में कंगना इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी और ये फिल्म कहानी बताएगी इवेंट्स लीडिंग अप टू द इमरजेंसी एज वेल एज द फॉल आउट ऑफ द इमरजेंसी। इस फिल्म के ट्रेलर में भिंद्रनवाले को भी दिखाया गया है और अपेरेंटली इस फिल्म में भिंद्रनवाले और उसकी किस तरह से पॉलिटिकल राइज हुआ है उसके बारे में दिखाया जाएगा। शायद उसके एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ्स भी दिखाए जाएंगे, उसकी हिंदू हेट्रेड दिखाई जाएगी और किस तरह से खालिस्तानी अच्छा, I reacted to the trailer of this movie. तो वहाँ पे someone commented कि भिंद्रनवाला never asked for Khalistan, please proof लेके आओ. So this is the controversy. Some people, a lot of people say that भिंद्रनवाला never asked for Khalistan, and there is another side which says that he did. So I don't know what is the truth. If you guys know a lot about it, or like at least more than me, then please tell me in the comments. एक्सट्रीमिज्म के राइज में उसने एक बहुत की रोल निभाया था। तो इस फिल्म के प्रमोशनल इंटरव्यूज में फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में कंगना रनावत से पूछा गया, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। अब इस बयान के बाद उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई है और उनकी खुद की पार्टी बीजेपी ने भी एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने कंगना के बयान से असहमति जाहिर की है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि उन्होंने एग्जैक्टली गलत क्या बोला। हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर सो कॉल्ड बेअदबी करने के लिए एक शेड्यूल्ड कास्ट के इंसान को मारा गया था और उनकी बॉडी बिल्कुल डिस्प्ले पे लगाई गई थी। और जिन लोगों ने मारा है उनके जो सपोर्टर्स हैं, ये लोग भी कमाल के हैं। ये लोगों को बेअदबी के लिए मारना चाहते हैं, तालिबान की तरह बिहेव करना चाहते हैं, लेकिन फिर कायरता देखिए कि डिनाई भी कर देंगे। अबे अगर इतना चार्ट बनना है भाई तो डिनाई क्यों कर रहे हो? तुमसे तो अच्छे पाकिस्तान के आतंकी है यार, मारते हैं लेकिन कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं। ये किस तरह का फट्टू बिहेवियर है यार। और दूसरा, औरतों के ऊपर असॉल्ट की भी बहुत सारी खबरें आई थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर, और इस इंटरव्यू के लिए, इस बात के लिए कंगना को मारने की धमकियां भी आने लगी। तर माझ्या देशमध्ये आणि माझ्या महाराष्ट्रामध्ये तू कुठे पण बाहेर दिसली ना, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये एजाज खान का क्या हुआ है। लाइक बिग बॉस में आया था, ही वॉज वन ऑफ द सेलिब्रिटीज दैट वाज टॉक्ड अबाउट, और अब देखो कहाँ बैठ के क्या करते रहते हैं मालूम नहीं। तो एनीवे, व्हाट आई थिंक अबाउट दैट स्टेटमेंट इज दैट कंगना सेड इट इन अ वे कि जहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे तो इट बिकेम लाइक अ सेसपूल ऑफ एनर्जी दैट एरिया। ठीक है, नॉट नेसेसरीली फार्मर्स वर डूइंग इट, बट सम अदर एलिमेंट्स हु टुक
द एडवांटेज ऑफ दिस एनार्की, और उनने ये सब परपेट्रेट किया. दे टुक आउट देयर ओन एजेंडा, और उनका जो भी किसी के साथ दुश्मनी रही होगी वो उनने उस लॉ एंड ऑर्डर की कमी का फ़ायदा उठाते हुए किया. नाउ why BJP distanced itself from it? Because the masses will not see it that way. मासेस इतना ज़्यादा बारीकी में जा कर के किसी भी स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करती हैं, राइट. वो तो बस सोचे कि कंगना ने कह दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट में ऐसा हो रहा था, तो इट मीन्स कंगना इज सेइंग कि फार्मर्स ने किया. तो इसलिए बीजेपी डिस्टेंस इटसेल्फ, क्योंकि कैसे जाके मासेस को तुम बताओगे, राइट. यू कांट गो एंड एक्सप्लेन इट टू एवरीवन कि ये मतलब था उसका. तो जस्ट it's better to stay away from all of this than to go and explain it, because then you get on the defensive side of it, and it's never good to be on the defensive side. चप्पलों से तेरा स्वागत करेगा. जब सर कटवा भी सकते हैं तो हम काट भी सकते हैं. ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड है यार. है एक तरफ तो आप दुनिया भर को जाके बोल रहे हो कि नहीं हम बड़े पीसफुल हैं, हम बड़े पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हमने किसी को मारा नहीं है, लेकिन अगर आपने सजेस्ट किया कि हमने किसी को मारा है तो हम आपको मार देंगे. तो ये तो वही बात हुई कि मैंने कभी भी खुले में हगा नहीं है. खुले में हगने वालों से मुझे नफरत है, लेकिन अगर तूने मुझे बोला कि मैंने ये किया है तो मैं अभी के अभी जाकर शहर के हर एक चौराहे पे हक दूंगा. कौन सा लॉजिक है ये भाई? और ऑब्वियसली हमारे देश में इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन ऐसे हैं जिनको इस बात की कम चिंता है कि एक औरत को पेट्रियार्की से मौत की धमकी. It's not that logic. It's even worse than that. It's that कि nobody's even accusing them of doing it, right? ये हगने वाला लॉजिक तो ये होगा कि मुझे अक्यूज़ कर रहे हो तो आई एम गेटिंग द ब्लेम, सो आई जस्ट डू इट एनीवे. ऐसा भी नहीं है. nobody's even accusing them. They are just saying कि ये हमारा लाइक बहादुरी है कि हम अपने जो भी हमारी आइडिया है उसके लिए सर कटा सकते हैं, तो हम उस आइडिया के लिए सर तुम्हारा काट भी सकते हैं. सो it's worse than that. The analogy doesn't apply here. धमकियां मिल रही हैं सिर्फ एक ओपिनियन रखने के लिए, और उस औरत ने क्या ओपिनियन रखा है उसकी ज्यादा चिंता है. कंगना रणावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं. इनकी मूवी बैन करने की बात हो रही है. पिक्चर का नाम है इमरजेंसी. इसका तो ओपिनियन सीरियसली लेता ही क्यों है कोई? सुप्रिया से पता नहीं क्या बोलती रहती है. और डायरेक्टर का नाम है कंगना रनौत. मैं कहना चाहूंगा कि इस पिक्चर में आप हिंदू और सिख धर्म को लड़ाने का जो काम कर रहे हो ना कंगना, हम उसके खिलाफ खड़े हैं. कंगना को भी नुपुर शर्मा की तरह सिक्योरिटी लेनी पड़ी है. अब इस इंसिडेंट के बाद कई लोगों ने कंगना को सपोर्ट किया है. कुछ बड़े ट्विटर हैंडल्स हैं जिन्होंने ओपनली सपोर्ट किया है. सोशल मीडिया पे कई लोग खड़े हुए हैं कंगना रनावत के साथ. एक और नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर. कई इन्फ्लुएंसर्स ने ओपनली सपोर्ट करके वीडियोस भी बनाए हैं इनके लिए. आज कंगना को बोला जा रहा है, कल को बोला भी नहीं जाएगा. घोड़े बैठा आदमी चाबुक लेके आपके घर पहुंचेगा. मैं बता दे रहा हूँ, जो भी भाजपा के नेता नड्डा जी को भी भेज देना चाहिए इस बार. वो होगा ना, अभी टेस्ट वेस्ट मैच होने वाला है, तो डिफेंसिव प्लेयर तो चाहिए, तो नड्डा जी को. He has a very good sarcastic क्या बोलते हैं नेचर. काफ़ी अच्छा, लाइक नेक्स्ट लेवल. इवन लाइक आई वुड से जैसे रवीश कुमार व्यंग करता है, तो इन दैट लीग और लाइक कंपेरेबल कुड बी इवन बेटर. तो उस तरह का ये व्यंग करता है. ऑल्सो ही सेइंग कि चाबुक लेके तुम्हारे घर पहुंचेगा, तो इसके साथ ऑलरेडी हो चुका है ना, सो दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. क्रिकेट में डाल देना चाहिए, तो अच्छा डिफेंड कर लेते हैं. एक यूजर ने तो सजेस्ट किया कि बीजेपी को चूड़ियां ही पहन लेनी चाहिए, और बीजेपी जिन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है इनके स्टेटमेंट से, उनसे वेल चूड़ी पहनना इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस. लेट मी टेल यू गाइस. सो स्टॉप ट्वीटिंग और राइटिंग दिस और सजेस्टिंग कि चूड़ी पहन लेनी चाहिए जस्ट बिकॉज समवन इज एक्टिंग कावर्डली. Wearing bangles is not a sign of cowardness. Don't be misogynist. सिमी मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने एग्जैक्टली इस इंस्टेंस में क्या गलत बोला? ये सब नहीं हुआ था क्या? बस इसलिए क्योंकि वो भिंद्रनवाले को आतंकी मानती हैं और आप नहीं मानते अपेरेंटली. बीजेपी भी उनको जो मौत की धमकियां मिल रही हैं उससे कम परेशान है, लेकिन उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है उससे ज्यादा परेशान लग रही हैं. ये तो वही बात हुई कि आपके घर में आग लगी पड़ी है, लेकिन आपकी मम्मी घर खाली करने के बजाय आपको टोक रही है कि देखो यार मैंने तुम्हारे कपड़े धोए हैं, तुमने फोल्ड क्यों नहीं किए? और मम्मी अभी लाइफ में थोड़ी दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए. तो देखिए, बीजेपी ने अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में एक रेपुटेशन बना ली है अपने वर्कर्स को अबैंडन करने की.
जाएगी। याद कीजिए कि जब नुपुर शर्मा की भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब उनको इस्लामिस्टों से धमकियां मिल रही थी, तो बीजेपी ने भी अपने आप को थोड़ा सा नुपुर शर्मा से डिस्टेंस कर लिया था। याद कीजिए अलग अलग नॉन बीजेपी स्टेट्स में बीजेपी वर्कर्स को इतने सालों से अटैक किया जा रहा है, चाहे केरला हो, कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो। The Bharatiya Janata Party, which was the main rival of the Trinamool Congress in a bitterly fought election, claimed that 6 of its workers have been killed in the violence unleashed allegedly by TMC goons who burned and vandalized BJP offices in the state. Straight from Darjeeling, West Bengal's BJP chief Dilip Ghosh was chased by the Gorkha Janmukti Morcha workers. And we have some breaking inputs coming in. BJP Karyakartas have now been brutally attacked by alleged TMC goons at Keshpur Paschim. वर्कर्स ने अक्सर कहा है कि बीजेपी ने हमारी मदद करने की कोशिश नहीं की है। अब यहाँ ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को मार्केट किया है एज अ प्रो लॉ एंड ऑर्डर पार्टी, कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक करके चलते हैं। तो एक तरफ तो आप ऐसा बोलते हो, दूसरी तरफ जब आप फार्म लॉज पास करते हो, उसके बाद कुछ किसान आते हैं इलीगली सड़कों को ब्लॉक करते हैं, 26 जनवरी को लाल किले पर दंगे करते हैं, और इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का इस्तेमाल करके उनको रोकने के बजाय आप फार्म लॉज को वापस ले लेते हो। तो बेसिकली आप प्रोटेस्टर्स को क्या मैसेज दे रहे हो? आप उनको ये मैसेज दे रहे हो कि देखिए, अगर आपको कोई कानून नहीं पसंद है तो उसको बैलेट बॉक्स पे जाके सॉल्व करने के बजाय या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली कोर्ट्स को अप्रोच करने के बजाय आसान रास्ता अपनाइए, सड़कों पर उतर जाइए, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़िए, सड़कों को ब्लॉक कीजिए, कुछ लोगों को मारिए, गवर्नमेंट अपने आप हफ्ते भर में बिल वापस ले लेगी। ये तो उसी लेवल की हिपोक्रेसी है जैसा कि आपकी बॉस रोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन उसी दिन आपको रात में 10 बजे ईमेल करती है कि प्रोजेक्ट 12 बजे रात तक खत्म हो जाना चाहिए वरना नौकरी से निकाल दूंगी। मार ले भाई, मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होकर खड़ा हूं, मार ले मेरी। आई थिंक अब वो ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं अपनी इमेज को लेकर के इंटरनेशनली देन एक्चुअली डिलीवरिंग ऑन द प्रोमिसेस दैट दे मेड इन द इलेक्शंस। तो अभी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं बीजेपी के लिए। दे आर मोर वरीड अबाउट विनिंग इलेक्शंस देन डिलीवरिंग व्हाट दे प्रॉमिस्ड। तो पावर आ जाती है ना एक बार हाथ में, तो फिर डर लगने लगता है कि कहीं चली ना जाए। तो एक पार्टी जिसने अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई है स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर पर, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, असम में किया है, तो अगर आप ऐसा मैसेज देते हैं कि आप अपने खुद के वर्कर्स को, अपने खुद के लीडर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते बल्कि उनसे डिस्टेंस कर लेते हो, तो वो आपको काफी वीक दिखाता है। आपके वर्कर्स और आपके लीडर्स भी सोचेंगे कि भाई आपके साथ काम करने का, आपके आइडियाज को सपोर्ट करने का फायदा क्या, अगर आपके आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए उनको कुछ प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी। तो देखिए, एक तरफ तो लेजिटिमेटली बीजेपी को क्रिटिसाइज करना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ कंगना को भी ऑब्जेक्टिवली जरा देखने की जरूरत है, क्योंकि अपना फुल थ्रोटेड सपोर्ट कंगना को देना विदाउट एग्जामिनिंग ऑल ओवर ओपिनियंस, ये भी एक तरह की गलती है। ये भी देखना पड़ेगा कि कंगना रनावत जो है वो बीजेपी के लिए और हिंदुत्व मूवमेंट के लिए एक नेट पॉजिटिव है या एक नेट नेगेटिव है, लेकिन ये एग्जामिन करने के पहले हमें एक जरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सो वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ सीईओज कॉन्सेप्ट कॉर्नर। आज के वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे, उस कॉन्सेप्ट का नाम है दी ओवरटन विंडो। ओवरटन विंडो बेसिकली उन रेंज ऑफ आइडियाज को कहते हैं जिन आइडियाज को एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल या डिजायरेबल माना जाता है। जो चीजें इस रेंज के अंदर आती हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, अच्छी मानी जाती हैं। जो चीजें इस रेंज के बाहर आती हैं उन्हें एक्सट्रीम या अनएक्सेप्टेबल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स एजुकेशन अलाउ करनी चाहिए, औरतों को ऑफिस में जाके काम करके पैसे कमाना अलाउ करना चाहिए। ये एक एक्सेप्टेबल आइडिया है और इसलिए ओवरटन विंडो के अंदर आता है। लेकिन अंडर एज औरतों की जबरदस्ती शादी करवा देनी चाहिए, ये एक अनएक्सेप्टेबल आइडिया है, इसलिए ओवरटन विंडो के बाहर जाता है ये। लेकिन ये ओवरटन विंडो जो है ये एक फिक्स चीज नहीं है, इसको मूव किया जा सकता है। यानी कुछ आइडियाज जिनको एक समय पर एक्सट्रीम या अनएक्सेप्टेबल माना जाता था वो फ्यूचर में एक्सेप्टेबल या डिजायरेबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक समय पर सेम सेक्स मैरिज को अनएक्सेप्टेबल माना जाता था, लेकिन उसको आज एक्सेप्टेबल माना जाता है। सिमिलरली कुछ आइडियाज ऐसे इंडिया में नहीं माना जाता है जो एक समय पर ओवरटन विंडो के अंदर थे लेकिन फ्यूचर में ओवरटन विंडो के बाहर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर के अंदर या रेस्टोरेंट्स के अंदर स्मोक करना एक समय पर बहुत कॉमन और एक्सेप्टेबल चीज थी, लेकिन उसको आज बहुत सारे देशों में, बहुत सारी सोसाइटीज में एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। विच मीन्स कि जो लोग ओवरटन विंडो को शिफ्ट कर सकते हैं, जो लोग दूसरे लोगों को अपनी आइडियोलॉजी में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये लोग पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं।
बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो इतने रेवोल्यूशनरी होते हैं कि ओवरटर्न विंडो को शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे इंडिया में एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल वीर सावरकर हिस्टोरिकली बहुत सक्सेसफुल साबित हुए हैं ओवरटर्न विंडो को शिफ्ट करने में। वो 100 साल पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे, अंधविश्वास को खत्म करने की बात कर रहे थे और हिंदू यूनिटी को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, एक ऐसे समय पर जब हिंदू सोसाइटी शायद इन आइडियाज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज ये आइडियाज सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किए गए हैं बल्कि इनको एक्सट्रीमली डिजायरेबल भी माना जाता है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज प्रो हिंदुत्व पॉलिटिक्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी 20 साल पहले आर्टिकल 370 हटाने की बात कर रहे थे, राम मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे थे। उस समय पर नेशनल पॉलिटिक्स माइनॉरिटी अपीजमेंट में ऐसा घुसी पड़ी थी कि कोई भी इस आइडिया को एंटरटेन या एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन के थ्रू और अपनी करिश्मा के थ्रू ओवरटर्न विंडो को What are we doing? I thought we were going to talk about Kangana. शिफ्ट किया, जहां पर इन पॉलिसीज को एक्सेप्टेबल ही नहीं माना जाता बल्कि देश के मेजॉरिटी लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं। दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा जैसी लीडर्स हैं जो गोडसे की तारीफ कर रही हैं या गौमूत्र से कोविड ठीक कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये ओवरटर्न विंडो को शिफ्ट कर पाएंगी? So we don't have the capacity. क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के नेपो किड्स कभी भी कोई सेंस की बात कर पाएंगे? Oh come on, some of these are talented actors. क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के नेपो Okay, the guy on this beanie hat guy, he was pretty good, and the guy on the other side was pretty good on the two extremes. Well, Amitabh Bachchan's grandson was also good. Yeah. Just the female cast was atrocious. किड्स कभी भी कोई Abysmal. सेंस की बात कर पाएंगे? Okay. Meaning. Okay. मेरे बच्चे तो अब जब हमको ओवरटर्न विंडो समझ में आ गई है और समझ में आया है कि ओवरटर्न विंडो कैसे शिफ्ट हो सकती है, तो बात करते हैं कंगना रनावत के बारे में। क्या वो अगली मोदी या योगी बन सकती हैं जो ओवरटर्न विंडो को शिफ्ट कर सकती हैं, या फिर वो अगली प्रवीण तोगड़िया या साध्वी प्रज्ञा बनेंगी? तो देखिए, कंगना हमेशा से ही एक काफी पोलराइजिंग फिगर रही है, लेकिन देयर आर सम लेजिटिमेट रीजंस कि वो हिंदुत्व सर्कल्स में या प्रो बीजेपी सर्कल्स में इतनी पॉपुलर क्यों है। आज देखिए बॉलीवुड का नेपोटिज्म की वजह से कितना नाम खराब है। So you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. It's like it's my talent. Sure. Very nice. Oh, not bad. को के हाथों में She didn't even touch it. करोड़ों लकीरें खींच दी, सुख की, दुख की, इज्जत की। लेकिन Oh come on, Alia is fine. Like she's talented actually. कंगना एक सेल्फ मेड स्टार है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई है बॉलीवुड में, जहां पर उन्होंने अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी अब खोली है। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े फिगर्स को उनके मुंह पर एक्सपोज किया है। You know, in my biopic, if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. गोली नहीं मारेंगे साले को। But it's actually kind of funny क्योंकि okay, she went on the show and said it, ठीक है, तो they didn't cut it out. अगर वो इतना problematic था तुम्हारे लिए तो उसे हटा देते शो में से, right? The editing is in your hands. उन्होंने क्या किया? They used that clip and they tried to paint her as unstable, or they go like they became the victims because they became the victims even though the aggressors was in their control. तो clip भी use करनी है लेकिन victim card भी play करना है. So this is, although I think at that time she was very much supported, like again polarizing. कह के लेंगे उसकी। राहुल गांधी को भी काफी रोस्ट कर चुकी हैं वो। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर जब राहुल गांधी ने हल्ला मचाया था, उस समय पर राहुल गांधी को भी रोस्ट किया था उन्होंने, जब एक क्लिप कटुए ने एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप डालकर नुपुर शर्मा नाम की एक बीजेपी लीडर की जिंदगी खतरे में डाल दी थी, जब उसको रोजाना मौत की धमकियां मिल रही थी। That was the worst thing that has happened in Indian politics for as long as I remember. जो नुपुर शर्मा के साथ जुबैर ने किया, that was very irresponsible
for like what he did was very irresponsible in terms of he knew what was going to happen to her, right? And he knew कि मैं out of context ले रहा हूँ, but still he went ahead and did it because he knew कि मुझे publicity मिल जाएगी, कोई मरता है तो मरने दो, I don't give a shit. तो उस तरह का mindset लिया गया था. Although she didn't say anything wrong, but still she got targeted. Zubair knew exactly what he was doing, and yet he went ahead and did it anyway. जिसको सपोर्ट करने पर 2 लोगों को इस्लामिस्टों ने बेरहमी से मारा भी था। उस समय बहुत सारे पब्लिक फिगर्स मुंह में फेविकॉल लगा के बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद कंगना रनावत ने ओपनली नूपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को क्रश करने के लिए। जब किशन भारवाड़ नाम के एक गुजरात के यूथ को मार दिया गया था प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में एक फेसबुक पोस्ट करने के लिए, तो उसे जस्टिस दिलाने के लिए भी कंगना रनावत ने आवाज उठाई थी। रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कंगना ने बॉलीवुड स्टार्स को काफी स्टूपिड और डम भी कहा। Bollywood people are just so full of themselves. They're stupid, they are dumb, they are just, you know, those protein shake and that kind of अब मैंने आपको इस वीडियो में एक मोन्टाज दिखाया ही है, कंगना ने कुछ गलत बोला तो बता दो। इसके अलावा इसका आगे वाला पार्ट भी देखना, when she mimics Bollywood people, it's hilarious. कंगना ने ये भी कहा था, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। उनका मानना है कि 1947 में हमको आजादी भीख में मिली थी। अब देखिए इनके स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि ये आजादी का जो क्रेडिट है ये नेहरू और गांधी जी को दे रही हैं, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। लेकिन अगर उनका ये असम्पशन है तो वो सही है, क्योंकि इस तरह की आजादी तो भीख मांग कर ही मिली है, क्योंकि बेसिकली सत्याग्रह वही है जिसका 480p वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप दो ना। तो अगर उनका असम्पशन ये है तो वो सही है, इसलिए लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कंगना फैक्चुअली इस बात पर गलत है कि वो कह रही है कि हमें आजादी नेहरू जी और गांधी जी की वजह से मिली है। सच्चाई ये है कि भारत को आजादी इसलिए मिली क्योंकि जो ब्रिटिश आर्म फोर्सेस थे इंडिया में, जिसमें बहुत सारे इंडियंस थे, वो सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी से बहुत इंस्पायर हुए थे, और वो देख रहे थे कि ये देखिए इंडियन नेशनल आर्मी है जो इंडिया को ब्रिटिश के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी जान पर खेल रही है, बल्कि हम हैं जो भारत को गुलामी के अंदर रखने के लिए लड़ रहे हैं। इस वजह से अंग्रेजों को डर लगने लग गया कि कहीं भारत में फिर से 1857 के लेवल का रिवोल्ट ना हो जाए। See, what happens is whenever she gives these statements, ना, तो she has this tendency to talk and talk and talk, और उसके बीच में she at the end of which she gives these statements. तो न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह क्या करते हैं, to get clicks and likes, they put a poster of her, ठीक है, और उसकी पूरे मोनोलॉग में से एक सेंटेंस निकाल के उस पोस्टर पे लगा देते हैं। सी कंगना सेड कि शाहरुख एंड आई आर द ओनली स्टार्स लेफ्ट, ठीक है, बट देयर वाज अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस स्टेटमेंट। अगर तुम कॉन्टेक्स्ट के साथ सुनोगे तो इट विल एक्चुअली मेक सेंस। तो people don't do it, okay, people just want clicks and likes, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को निकाल लेते हैं। तो जब ये वाला स्टेटमेंट निकाला था कि हमें आज़ादी 2014 में मिली थी, तो पीपल started to believe कि वो she was not talking in a metaphorical sense, she was talking in a literal sense, कि उसे एक्चुअल में लगा था कि हमें ब्रिटिश से आज़ादी 2014 में मिली थी, जस्ट लाइक आलिया को एक्चुअली लगता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ पृथ्वीराज चौहान। तो पीपल स्टार्टेड लाफिंग, मेकिंग फन ऑफ हर कि इनकी नॉलेज तो बहुत कमाल की है, तो इन्हें लगता है 2014 में आज़ादी मिली थी, जबकि शी वॉज टॉकिंग इन अ मेटाफोरिकल सेंस। बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट, द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ नेहरूवियन कम्युनिज्म, ठीक है, एंड वी कुडंट एक्चुअली गेट रिड ऑफ इट अंटिल वेरी लेट, एंड स्टिल वी आर रीलिंग विद दोज इफेक्ट्स। तो क्या हम उन स्कॉलर्स को बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं हमें 1947 में आज़ादी मिल गई थी? There are contexts to these conversations, there are metaphorical aspects to these conversations, so they all have to be taken into account. But yes, कंगना should know better कि न्यूज़ मीडिया क्या करेगा, तो वो नाप तोल के बोलना चाहिए कि कट करके कहाँ पे क्या लग सकता है। शाहरुख इज़ वेरी स्मार्ट इन these aspects, he knows मीडिया क्या करेगा, तो उसी तरह से वो बात करता है।
और अगर ऐसा हुआ तो अंग्रेजों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और देखते ही देखते 1946 में मुंबई के पास नेवल म्यूटिनी हुई, जिसने अंग्रेजों के डर को बेसिकली कंफर्म कर दिया। और वो उतनी ही तेजी से भारत से निकले जितनी तेजी से किसी का भाई किसी की जान फिल्म थिएटर से निकली थी। और इस बात को उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने भी कंफर्म किया था। 2020 के दौरान कंगना ने मुंबई पुलिस को माफिया से कंपेयर किया था और मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कंपेयर किया था। अब आप कह सकते हैं कि देखिए यार, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन एक स्टेटमेंट के लिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा। साथ ही कंगना रनावत के प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई ने इलीगल कंस्ट्रक्शन का नोटिस जारी किया कंगना के स्टेटमेंट आते ही, और उनके ऑफिस को तोड़ भी दिया गया था। तो अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें शी सेड कि यस मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था, ज़्यादा एक्सट्रीम कंपैरिजन कर दिया था। ऐसा नहीं है कि that I actually believe all of that, but the way the government responded was even on the next level. Government ने तो statement को इस तरह से respond किया. So who's the bigger guy here? Should we be expecting her to be more modest than Uddhav? Why are we not judging Uddhav on his overreaction? So take that, think about it. पब्लिक ने ऑब्वियसली देखा कि ये एक बहुत क्लियर एग्जांपल है पॉलिटिकल वेंडेटा का बाय अ पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट एन इंडिविजुअल जो उस पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है। और इसलिए पब्लिक में बहुत सारे लोगों ने उस समय भी कंगना रनावत को सपोर्ट किया था, मैंने भी किया था। और याद कीजिए रिसेंटली फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर कंगना ने जो बयान दिए थे, उसके रिस्पॉन्स में जब वो एक एयरपोर्ट पे चेक इन कर रही थी तो एक CISF की ऑफिसर ने उनको असॉल्ट किया था। और कमाल की बात तो ये है कि भारत में विमेन सेफ्टी की बात करने वाले लोग उस CISF के ऑफिसर की तारीफ करने लगे। विशाल ददलानी जी ने तो थोड़े समय के लिए म्यूजिक भी छोड़ दी और सीधे HR कंसल्टेंट बन गए, जॉब ऑफर करने लगे उनको। तो एक ऐसे देश में जहां पर एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर को उनके सिक्योरिटी पर्सनल ने मार दिया था, वही सिक्योरिटी पर्सनल जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पॉलिटिकल फिगर को प्रोटेक्ट करने की, जिस वजह से भारत में इतनी इंस्टेबिलिटी हुई, इतनी हिंसा हुई, उस देश में आज भी आप सोचिए कि औरतों को अटैक किया जा रहा है तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये है रियलिटी भारत के फेमिनिस्ट की। ये उन इन्फ्लुएंसर्स की तरह हिपोक्रिटिकल हैं जो सोशल मीडिया पर जाकर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, लेकिन खुद 15 ओनली फैंस मॉडल्स की पेड सब्सक्रिप्शन ले रखी है इन्होंने। तो इसलिए भी बहुत सारे लोगों ने कंगना रनावत को सपोर्ट किया था। लेकिन देखिए उनके कई पॉजिटिव्स हैं जिसके लिए लोग उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कई कंट्रोवर्सीज भी हैं। उनके एक एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने कुछ साल पहले अलेज किया था कि जब अध्ययन सुमन उनके साथ एक रिलेशनशिप में थे तो कंगना अलेजिडली फिजिकली और मेंटली अब्यूसिव थी। ये अध्ययन सुमन का एलिगेशन है। कुछ समय पहले कंगना की जो तेजस मूवी आई थी वो बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, 50 करोड़ से ज्यादा लॉस हुआ था मूवी का। लेकिन कंगना इस बात से इतना चिढ़ गई थी कि वो कह रही थी कि अगर आप ये फिल्म देखने नहीं जा रहे हो तो आप एंटी नेशनल हो। हाल ही में उनका एक बयान आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मन लोग और एंटी नेशनल तत्व इस फिल्म के पीछे पड़े हुए हैं। यार देखने से तो लगता है कि 99.99% लोग इस फिल्म को देखने नहीं गए, तो मतलब 99.99% देश एंटी नेशनल हो गया। अब देखिए कंगना काफी प्रो हिंदुइज्म और काफी प्रो हिंदू अपने आप को दिखाती हैं, लेकिन याद कीजिए कि कुछ साल पहले उन्होंने लॉकअप नाम का एक शो होस्ट किया था जिसमें उन्होंने काफी क्लोजली मुनव्वर फारूकी नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ काम किया था जो इस तरह के जोक्स मारते हैं। मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है। और इस वजह से उनको काफी क्रिटिसिज्म भी मिली थी कि भाई पैसे और शोहरत के लिए आपने हिंदुइज्म साइड में कर दिया इतनी जल्दी। जब कंगना की थलेवी मूवी का अवार्ड लेने के लिए फिल्म फेयर वालों ने कंगना को इनवाइट किया तो कंगना ने हंगामा खड़ा कर दिया और फिल्म फेयर अवार्ड को ही अनएथिकल और करप्ट कहने लगी। अब देखिए फिल्म फेयर कितना एथिकल है कितना करप्ट है इस बात पे तो हम पूरा एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इनके पास तो ऑलरेडी 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। तो करप्शन आज दिखा या करप्शन उन 5 अवार्ड के समय पर भी था? और देखिए कंगना को लोगों ने इतना अटैक किया है तो कंगना को क्लियरली इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि औरतों को किस तरह का अब्यूज सहना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी फीमेल कॉलीग्स को कुछ सेक्सिस्ट कमेंट्स भी बोले हैं। जैसे उर्मिला मातोंडकर को कंगना ने सॉफ्ट कॉर्न एक्ट्रेस कहा था, सोनम कपूर को माफिया बिंबो और स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा को बी ग्रेड एक्ट्रेसेस कहा था। Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. लेकिन लगता है कंगना खुद अपना इतिहास भूल गई है। Actually, that is not correct. मुझे लगता है शाम ने भी he didn't go and actually check what she said. He has fallen again to that media वाला thing जिसमें they just take out few words and put them all together कि देखो कंगना ने ये कहा। कंगना ने I'll tell you, उर्मिला मातोंडकर वाला I don't know, but B grade actresses वाले का context I'll give you.
what happened is she was in an interview and किसी ने पूछा कि बॉलीवुड में क्या टैलेंट की कदर होती है, तो शी सेड अगर बॉलीवुड में टैलेंट की कदर होती तो क्या स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू बी ग्रेड एक्ट्रेसेस होती, विच मीन्स शी बिलीव्स दैट दे आर एक्चुअली टैलेंटेड, बट बिकॉज टैलेंट की कदर नहीं है दैट्स वाई उनका स्टेटस अभी बी ग्रेड एक्ट्रेसेस का है. बी ग्रेड एक्ट्रेसेस एज इन हु डोंट गेट फिल्म्स इन बिग बैनर्स लाइक यशराज फिल्म्स, ये सब, नॉट बी ग्रेड एज इन कुछ गलत. So this is what she said. She said they are very talented actresses. That's what she meant. But since talent की कदर नहीं है बॉलीवुड में, इसलिए they are B grade actresses. That is what she said. उन्होंने एक रैस्कल्स नाम की मूवी बनाई थी, उनको शायद याद होगा. एक समय पर उन्होंने ट्विटर पर घोषित करना शुरू कर दिया था कि भाई भारत में रिजर्वेशंस की कोई जरूरत नहीं है, भारत में कास्ट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, जिसके लिए उनको काफी ब्लो बैक मिला और इस बात से मैं एग्री भी नहीं करता. देखिए, मैं भी सपोर्ट करता हूँ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन. मेरा मानना है कि जब तक इंडिया एक पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम को हिट नहीं करता, तब तक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशंस को कंटिन्यू करना चाहिए. ऑब्वियसली देयर आर इश्यूज जिसको फिक्स करने की जरूरत है, जैसे कि क्रीमी लेयर की जो प्रॉब्लम है. तो कंगना को भी थोड़ा नुआंस्ड पर्सपेक्टिव रिजर्वेशंस के मामले में डेवलप करने की शायद जरूरत है. लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह के जो मुंह फट स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे बीजेपी के लिए एक हेडेक क्रिएट कर सकते हैं और कैसे बीजेपी के अपोनेंट्स इन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं बीजेपी को अटैक करने के लिए, क्योंकि अब वो एक बीजेपी की इलेक्टेड एमपी है. आपको याद होगा कि 2021 में उनके ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दिया गया था जब उन्होंने वेस्ट बंगाल के वायलेंस के बाद ओपनली खुद वायलेंस डिमांड की थी. कहा था कि मोदी जी अपना विराट रूप दिखा दीजिए और मुसलमानों को जरा अटैक कीजिए. कौन सा विराट रूप भैया? क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि मोदी जी का हाथ था गुजरात के दंगों में? इनफैक्ट मोदी जी के ऊपर तो कितनी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बिठाई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई थी, जिन्होंने उनको क्लीन चिट दी थी. नानावटी कमीशन ने उनको क्लीन चिट दी थी. तो कौन सा विराट रूप? उनका तो कोई हाथ ही नहीं था इसमें. और सेकेंडली, यू कैन नॉट ओपनली कॉल फॉर वायलेंस यार. इट कैन नॉट बी अलाउड ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. और अगर कोई पॉलिटिशियन वांट्स टू बी टेकन सीरियसली एज अ नेशनल लीडर, तो वो इस तरह से ओपनली वायलेंस की मांग नहीं कर सकता सोशल मीडिया पर जाकर. तो देखिए, कंगना रनावत का ये जो But to be fair, she wasn't politician at that time. केस है, ये एग्जांपल है कि भाई उनकी पर्सनालिटी बहुत वॉलेटाइल है. चलिए ठीक है, लेकिन But of course, you are a public personality, तो ऐसा नहीं बोल सकते, right? क्योंकि even if you're not politician, you hold a certain influence. तो सोच समझ के बोलना चाहिए. Maybe let your team handle these tweets and all. You shouldn't do it. अगर वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, देश में एक्चुअली पॉलिटिकल चेंज लाना चाहती हैं, तो उनको अपने ओपिनियंस में, अपने स्टेटमेंट्स में और कैलकुलेटेड और थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा. ये मैच्योरिटी, ये कैलकुलेशन उन सभी लोगों में होता है जो ओवरटन विंडो को शिफ्ट कर पाते हैं, जैसे कि वीर सावरकर, मोदी और योगी. उनको पता है कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, और कैसे अगर कंट्रोवर्शियल चीजें भी बोलनी है तो उसके लिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करना क्यों जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, नॉट जस्ट अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स. ओवरटन विंडो को शिफ्ट करने के These are seasoned politicians. You can't expect the same from Kangana. But yeah, you should expect some level of responsibility, right? क्योंकि उसे हमारी फॉलोइंग चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबल तो होना पड़ेगा. Why should we follow her if she's going to talk like that? के लिए आपको मासेस को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है. तो देखिए, ये बात मैं मानता हूं कि बीजेपी अपने ही पार्टी मेंबर्स को डिफिकल्ट सिचुएशंस में अकेला छोड़ देती है. आई थिंक ये बीजेपी की कायरता को दिखाता है कि किस तरह से उन्होंने नूपुर शर्मा को अबैंडन किया, किस तरह से उन्होंने बीजेपी के वर्कर्स को अबैंडन किया. और इस तरह की चीजें अगर बीजेपी करेगा तो उसकी जो कार्डर है, उनका मोरल कम हो जाएगा. नॉट जस्ट इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, लेकिन हॉस्टाइल नॉन बीजेपी स्टेट्स में भी, जैसे वेस्ट बंगाल, पंजाब, केरला, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर. हमने ऑलरेडी देखा है कि बीजेपी और आरएसएस के कुछ लोग हैं जो बीजेपी से डिमोरलाइज हो गए थे इस इलेक्शन साइकिल में. तो अगर इस तरह की हरकतें बीजेपी करती रही तो वो और डिमोरलाइज हो जाएगी. इनकी हालत अर्जुन कपूर के फैंस जैसी हो रखी है कि भाई कब करेगा तू अच्छी एक्टिंग, कब देगा तू एक हिट फिल्म हम लोगों को. तो बीजेपी को क्रिटिसाइज करना अर्जुन कपूर के फैंस भी हैं ना तो जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम कंगना रनावत को भी थोड़ी मीडिया ट्रेनिंग लेने की जरूरत है कि किस तरह से इंटरव्यूज देने चाहिए. अगर आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना चाहती हैं, इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, अगर आप एक मास लीडर बनना चाहती हैं, तो अपने स्टेटमेंट्स में उनको थोड़ा और स्मार्ट, थोड़ा और कैलकुलेटेड और थोड़ा और मैच्योर बनना पड़ेगा. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या आप कंगना को 100% सपोर्ट करते हैं, या फिर आपको लगता है कि कंगना को थोड़ा सा मीडिया ट्रेनिंग लेनी चाहिए और अपने व्यूज को थोड़ा मॉडरेट करना चाहिए और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए? डेफिनेटली मीडिया ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके. क्या आपको लगता है कि कंगना योगी और मोदी की तरह ही एक मास लीडर बन सकती हैं या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. बाकी गाइस, जैसा कि मैंने पहले बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग
to see a woman leader come from like bilkul grassroots level and rise to that occasion, rise to that level. As a, it's very unheard of. Like there are handful of such people in Indian politics, Indian whatever. So कहा है हमारे बहुत सारे वीडियोस को YouTube या तो डिमोनेटाइज करता है या सेंसर कर रहा है। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके सीईओ का मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सीईओ की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो, तो प्लीज हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करें या यूट्यूब पर एक मेंबर बने। इससे शो की बहुत मदद होती है। हम नए तरह के कंटेंट पर काम कर सकते हैं। हम नए yeah, okay, got it.